क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगी कक्षा 12 नागरिक शास्त्र खंड ब का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आज हम जो चैप्टर जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ चैप्टर नंबर 1। और ये नागरिक शास्त्र का खंड ब का चैप्टर नंबर 1 है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदु है वो देखिए, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे उसको आप संक्षेप में देखिए। किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे? नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास, भारत विभाजन के कारण, भारत विभाजन के परिणाम, रजवाड़ों का विलय, सरकार का नजरिया, राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों का निर्माण। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से इन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। बहुत बड़ी समस्याएं थी, बहुत ढेर सारी समस्याएं थी। ऐसा नहीं कि अंग्रेज छोड़ के चले गए, स्वतंत्रता मिल गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बल्कि स्वतंत्रता के बाद तमाम ऐसी चुनौतियां थीं जो देश के नेताओं के सामने आई थी, जो सरकार के सामने आई थी। और कैसे इन चुनौतियों का सामना करके कैसे इनका समाधान किया गया, इस चैप्टर में हम इस पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे आते हैं, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अर्धरात्रि को 15 अगस्त हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संसद में एक विशेष सत्र के तहत अपना भाषण दिया, जिस भाषण को हम क्या कहते हैं कि भाग्य बद्र से का चिर प्रतीक्षित भेंट। तो इस तरह संविधान सभा के एक विशेष सत्र में उन्होंने जो भाषण दिया, जो प्रथम भाषण था, उस भाषण को आप जानिए कि क्या कहा गया। ये भी एक जीके है कि उस भाषण का नाम दिया गया भाग्य वधु का से चिर प्रतीक्षित भेंट। इस भाषण को इस तरह से इसका नाम दिया गया। चलिए, इसके पश्चात क्या हुआ कि अब राष्ट्र के सामने 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। और आर्थिक विकास हेतु नीति को निर्धारित करना, कैसी नीतियां बनाई जाए जिससे कि हमारा आर्थिक विकास हो, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों के शोषण के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ढुलमिल हो चुकी थी। देश को संभालना था, संवारना था, उसकी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना था, लोगों की गरीबी को दूर करना था। ये तमाम चुनौतियां राष्ट्र के सामने थी। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, आप जानते हैं कि भारत हमारा विविधता का देश है। विविधता में धर्म, जाति, विभिन्न संस्कृति, वेशभूषा, तमाम बोली, भाषा भिन्न भिन्न है। इसके साथ साथ आकार में भी और अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे समय विभिन्नता को बचाए हुए क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पहचान को बचाते हुए कैसे भारत को अखंडता के सूत्र में पिरोया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी राष्ट्र के सामने। क्योंकि हमारा भारत, आप जानते हैं, विविधता का देश है। तो विविधता को बचाए रखते हुए, यानी सबकी अपनी संस्कृति, वेशभूषा, भाषा को कायम रखते हुए देश को कैसे अखंडता के सूत्र में पिरोया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या देश के सामने थी। आपको पता है कि देश का विभाजन हो चुका था, भारत और पाकिस्तान बढ़ चुके थे। अब देश के सामने बहुत बड़ी समस्या थी और एक आशंका भी थी कि क्या इतना विविधता से भरा जो देश है भारत, क्या लंबे समय तक अखंडता के सूत्र में बंधा रह पाएगा। तमाम आशंकाएं थी कि कैसे, क्या नीति निर्धारित की जाएगी, कैसे नेताओं के द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा, कैसे भारत एक अखंडता के सूत्र में बंधेगा इतनी विभिन्नता के रहते हुए। लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने कैसे इन चुनौतियों का सामना किया और इन चुनौतियों के जो भी समस्याएं थी उसका समाधान किया, देश को अखंडता के सूत्र में पिरोया। ये भी प्रश्न था कि क्या बहुत लंबे समय तक हमारी अखंडता कायम रह सकती है इतना विविधता के रहते हुए। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज भी हमारा भारत अखंड है और तमाम इन चुनौती का सामना हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किया, हमारे नेताओं ने किया और उसका समाधान किया और अपनी एकता और अखंडता को आज भी कायम रहा। लोगों का ये भी, लोगों की आशंका थी कि क्या भारत सिर्फ अपनी एकता और अखंडता के कायम रखने में ही पूरा ध्यान लगाएगा, क्या अन्य बातों पे अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा। क्योंकि भारत बहुत विविधता का देश है। बार बार मैं कह रही हूँ
कि ये आशंका भी थी कि बस उसका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ रहेगा कि कैसे विभिन्नता के रहते हुए भारत को अखंड बनाया जाए, कैसे सबकी क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पहचान को कायम रखते हुए देश को अखंड बनाया जा सके। तो क्या उसका ध्यान सिर्फ हमेशा इसी तरफ रहेगा, ये भी एक आशंका थी। तो राष्ट्र निर्माण के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी स्वतंत्रता के बाद, कैसे देश की अखंडता को बरकरार रखा जाए, कैसे देश को एकता के सूत्र में पिरोया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना, देखिए दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। हमारा देश, हमारा जो संविधान बना वो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक था। अब लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां होती हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां होती हैं, एक स्वस्थ वातावरण में आपस में चुनाव होता है, जनता उन्हें चुनती है और एक अच्छे लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था तो कायम हो गया, क्या एक स्वस्थ और एक सच्चा लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगा? क्या भारत में सबके साथ न्याय हो पाएगा? क्या जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। ये समस्या भी हमारे राजनेताओं के सामने थी। और तीसरी पॉइंट जो है आर्थिक विकास हेतु नीति का निर्धारण करना। हाँ, तो तीसरा पॉइंट है आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारित करना। कैसे सबको समान न्याय मिले, कैसे सबका समान विकास हो, गरीबी समाप्त हो, जो पिछड़े दलित और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके साथ किसी तरह का अन्याय न हो, समानता का व्यवहार हो। कैसा नीति निर्धारित किया जाए कि सबका विकास हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, हमारे नेताओं ने किया। लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना जिसमें सबका कल्याण हो। तो ये तीन चुनौतियां आपने देखा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, कैसे राष्ट्र की अखंडता को बचाए रखा जा सके, कैसे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया जा सके। दूसरी चुनौती थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया गया, एक संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना है जिसमें मौलिक अधिकार, मतदान की व्यवस्था हुई, वयस्क मताधिकार कायम रखा गया और नीति निर्देशक तत्व का समावेश हुआ। तीसरा आर्थिक विकास हेतु नीति का निर्धारित करना, यानी सबके विकास के लिए एक ऐसी नीति का निर्धारण किया गया जिससे गरीबी खत्म हो और सबका कल्याण यानी लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना की गई। अब देखते हैं विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास। आप जानते हैं कि 14-15 अगस्त को हमारा जो भारत है, जो इंडिया था, वो दो देशों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। इस तरह भारत और पाकिस्तान, जो भारत एक था कभी, दो देशों में बट गया और उसके बटने का जो आधार था धार्मिक बहुसंख्या। आधार क्या था? धार्मिक बहुसंख्या। धार्मिक बहुसंख्या का मतलब कि जिन जिन प्रांतों में जैसी धार्मिकता के आधार पर जैसी बहुसंख्या थी, जैसे धर्म के आधार पर संख्या जैसी थी, उनके आधार पर उसे भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। जिस धर्म के, यदि मुस्लिम धर्म के ज़्यादा लोग थे तो उस प्रांत को मुस्लिम पाकिस्तान में डाल दिया गया और जो जहाँ हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा थे, जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में, उसको हिंदुस्तान में डाल दिया गया। तो इस तरह विभाजन की प्रक्रिया का आधार जो था धार्मिक बहुसंख्या का, धर्म के आधार पर उसका विभाजन कर दिया गया भारत और पाकिस्तान में। अब देखिए कि विभाजन के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ क्या थी। विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन क्या विभाजन बड़े नॉर्मल स्थिति में हुआ? नहीं, विभाजन के दौरान तमाम बड़ी परेशानियाँ, बड़ी कठिनाइयाँ जनता को झेलनी पड़ी। पहला मुस्लिम बहुल क्षेत्र का निर्धारण करना, सबसे पहली समस्या थी मुस्लिम बहुल क्षेत्र का निर्धारण करना। अब इसमें क्या था कि पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दो प्रांतों में, दो भागों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में। अब क्या था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, चूँकि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे मुस्लिम बहुल के लोग ज़्यादा थे, इसलिए वो दो भागों में से बांट दिया गया। दो क्षेत्र उसको मिले, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान आप जानते हो कि एक कोना और पश्चिमी पाकिस्तान दूसरा कोना। पूर्वी और पाकिस्तान जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है, बाद में आप जानते हैं कि बांग्लादेश बन गया, तो ये जो है दोनों दो साइड में पड़ गया और बीच में क्या हो गया, उसमें भारत आ गया, हिंदुस्तान हो गया। तो इस तरह एक तरफ यहाँ पाकिस्तान, दूसरी तरफ दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान के दो पार्ट और बीच में यहाँ पे भारत आ गया। तो ये इस तरह से क्षेत्र का निर्धारण करने में बड़ी परेशानी हुई। तो इस तरह पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में ये जाना जाता है, पाकिस्तान को दो भागों में बंटना पड़ा। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने को राजी करना। अब क्या था कि धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, क्षेत्रों का बंटवारा हुआ था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो कि
भारत से पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, भले वो मुस्लिम समुदाय के थे, भारत से पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। बहुत लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत में नहीं आना चाहते थे। ऐसे समय में वो अपने घर को, अपने संपत्ति को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में बहुल क्षेत्र को लोगों को राजी करना कि हाँ जी आप यहाँ से अपनी पाकिस्तान में जाइए, आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आइए, एक बहुत बड़ी समस्या थी। और लोगों को राजी करना, उनको मनाना बहुत बड़ी समस्या देश के सामने थी। पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। पंजाब और बंगाल दो प्रांत ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम बहुल तो था ही पंजाब और बंगाल प्रांत, लेकिन कुछ क्षेत्र इनके ऐसे थे, पंजाब और बंगाल के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे गैर मुस्लिम संख्या भी थी। अब वो लोग क्यों जाना चाहेंगे पाकिस्तान में? उनकी भी बहुत बड़ी समस्या थी, वो वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे। चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की समस्या। अब क्या हुआ कि अचानक बंटवारा हुआ, लोगों बांट दिया गया, धर्म के आधार पे बांट दिया गया भारत और पाकिस्तान को। और अब क्या हुआ कि अचानक इस तरह की बात से पाकिस्तान से लोग भारत आने लगे, भारत के लोग पाकिस्तान भागने लगे और एक अफरा तफरी का माहौल फैल गया। इस अफरा तफरी के माहौल में जन धन की बड़ी हानि हुई, स्त्रियों के साथ बड़ा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, लोगों को अपनी संपत्तियों को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर होना पड़ा और भाग के वो एक दूसरे देशों में गए। वहाँ पे शरणार्थी शिविर में उनको सहारा लेना पड़ा। अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो पाकिस्तान में कुछ गैर मुस्लिम वर्ग थे उन्हें हिंदुस्तान आना था और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम वर्ग थे उन्हें पाकिस्तान जाना था। तो इस तरह अफरा तफरी में सिर्फ संपत्ति का, देनदारी का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई। इन अल्पसंख्यकों को जो जिनको सेटल करने में बहुत बड़ी हम लोगों को एक तरह का परेशानी झेलनी पड़ी और उनके साथ ऐसा अन्याय हुआ कि उन्हें मजबूर होकर अपने संपत्ति को, अपने घर को, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ा। तो इस तरह अल्पसंख्यकों की समस्या। और जब ये आए तो ये अपनी संपत्ति को छोड़ के आए थे, अल्पसंख्यक अपने घर को छोड़ के आए थे, अपनी ज़मीन को छोड़ के आए थे, अपने व्यापार को छोड़ के आए थे। अब इन लोगों को सेटल करना, इनको घर मकान, इनकी व्यवस्था करना सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो विभाजन तो हुआ, विभाजन के दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ हुई आप एक बार फिर से देखिए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र का निर्धारण करना। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तरफ मुस्लिम बहुत थे और बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही थी क्षेत्र को निर्धारित करने। प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने को राजी करना। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को राजी हो जाए। बहुत लोग थे जो नहीं, हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे, लेकिन इनको राजी करना बहुत बड़ी समस्या थी। पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र जरूर था, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे, ऐसा भी एरिया था जहाँ पे गैर मुस्लिम लोग थे और वो वहाँ पे जाने को राजी नहीं थे। अल्पसंख्यकों की समस्या। अचानक एक तरह का अफरा तफरी का माहौल फैल गया, वहाँ से लोग इधर आने लगे, इधर से वहाँ जाने लगे, आपस में बहुत दंगे भी हुए, स्त्रियों बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, संपत्तियों को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। और इसके पश्चात समस्या दोनों देशों के सामने क्या आई कि कैसे इनको सेटल किया जाए, कैसे इनको वापस एक ज़मीन, संपत्ति, मकान की व्यवस्था इनके लिए की जाए। तो ये तमाम समस्याएँ थी और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। यदि कोई लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे और पढ़ते रहिए। नमस्कार।